हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे आपके 24, 25 और 26 तारीख को पेपर होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था 10 से आपसे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये आपका फुल टेस्ट चौथा है और यहाँ पे अपने आप को आप आंक सकते हो कि आप कितने पानी में हो, आपका कितना तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो हम आपका तैयार करवाएंगे। आपके सामने मैं ऑप्शन दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आप लोग मन में एनालाइज करिए, फिर मैं उसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पेपर जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी सॉलिड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पेपर आपका यहीं से फंसेगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। एक दिन में एक बच्चे ने जो है यहाँ पे एक दोस्त ने पूछा था हमारे कि कितनी टेस्ट सीरीज एक दिन में करें। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा अगर 100 से 120 प्लस 150 प्रश्न अगर आप करते हो रोजाना ना, तो काफ़ी है, सफिशियंट है आपका निकलने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 80 प्रश्न के लमसम आते हैं पेपर में। ये चीज़ जो है हम करवाते हैं। और दूसरी चीज़, मैथ्स की क्लासेस ली जाए कि नहीं, ये लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में है। ठीक, घटते क्रम मतलब सबसे पहले ये बताइए जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाला बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो है चंपारण है और फिर जमुई है, फिर चंपारण है, या चंपारण गया चंपारण है, या जमुई चंपारण गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक तरीके से ना, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यहाँ पे चंपारण जिले पे। ठीक है, चंपारण के बाद यहाँ पे गया पे है और फिर जो है यहाँ पे चंपारण, पूर्वी चंपारण है और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण पहले आएगा, फिर गया आएगा, फिर पूर्वी चंपारण आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप सीक्वेंस में याद की रहिएगा। पहले से प्रश्न में चलते हैं कि कितने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है, ये चीज़ बताइए। तो कितने राज्यों में है? देखिए 32 है, 29 है, 30 है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका 32 राज्यों में ये चीज़ें लागू हुई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की बात, ठीक है, ऋग्वेद की बात किया जाए तो 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है। ठीक है, तो ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह, ये भी आपको यहाँ पे मिल गया कि ऋग्वेद में 1028 सूत्र होते हैं और कितने मंडलों का संग्रह मतलब कितने में विभाजित है, ये चीज़ आपको बताना। ऑप्शन है 7, 10 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 7 में है। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 में जो है यहाँ पे विभाजित है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पे, और 44वां प्रश्न कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले में है, ये चीज़ बताना है। और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं कि शिवहर है, शेखपुरा है, चंपारण है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें ना जनगणना के आधार पे होती हैं। अब जनगणना आपको बता दें तो लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। अगर ऐसा जो है अगर सवाल आ जाता है आपके सामने तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जनगणना, और जनगणना तो है कितना, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ तो जनगणना तो आपका 1106 है। कल मैंने डिटेल में चीज़ें बात किया था कल वाली टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अब देखिए 1106 यहाँ पे जो है जनगणना तो है 2011 के हिसाब से। और यहाँ पे बात किया जाए तो कौन सा जिला है, तो शिवहर जिला है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 45 पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? आपके सामने ऑप्शन हैं इल्तुतमिश ने, या बलबन ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या मतलब इन ऑप्शन में से कोई नहीं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग मन में इसको सोचिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपने यहाँ पे देखा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे चलते 46 पे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की अगर बात करें तो प्रचलन किया था, किसने शुरू किया था इस प्रचलन को? ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। एक चीज़ और यहाँ पे पूछ सकता है कि भैया ईस्वी कौन सी ईस्वी है जिसमें जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया गया था? तो ईस्वी अगर याद करना है आपको तो एक चीज़ जान लीजिएगा 1329। ठीक है, ईस्वी भी आपको मैं बता देता हूँ 1329 और 30 इनके बीच में जो है सांकेतिक मुद्रा जो है यहाँ पे प्रचलन इनका किया गया था एक तरीके से देखा जाए। और किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे चौथा ऑप्शन होता है इसमें से एक से अधिक या कोई नहीं, ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 48 पे चलते हैं। नीचे शुद्धिबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी भैया किसमें पाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब किसमें ज़्यादा पाया जाता है कहने का मतलब, जैसे अंडे हैं और साइट्रस फूड्स मीन्स की जो खट्टे फल होते हैं, और यहाँ पे दालें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए विटामिन सी खट्टे चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है, ये चीज़ आप समझते होंगे काफ़ी अच्छे, जैसे कि नींबू है, अंगूर है, संतरा है, यहाँ सब में विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है जिसको साइट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। ठीक है,
डायरेक्ट यहाँ पे देखिए एग्जांपल अंडे और दालें दे दिया, लेकिन कहीं नींबू का जिक्र और संतरे का जिक्र नहीं किया, आपको फंसाने के लिए। यहाँ पे साइट्रस फूड्स मतलब पूरी कैटेगरी का नाम लेने के लिए कह दिया। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग ना, अगर नींबू और संतरा ऑप्शन नहीं पाएंगे तो भैया कह देंगे इसमें से कोई नहीं सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साइट्रस फूड ऑप्शन दे रखा है, जो कि खट्टेपन की जो है कैटेगरीज में यहाँ पे जो आते हैं वो विटामिन सी साइट्रस फूड्स में आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 49 पे चलते हैं। भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? अब देखिए भैया, बिहार जो है आम का उत्पादन कितना करती है, किस स्थान पे है? अगर पूरे भारत में देखा जाए, टोटल यहाँ पे आपके 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 28 राज्यों में से बिहार का कौन सा स्थान है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है प्रथम, तीसरा या पांचवा स्थान। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दें कि जो कृषि मंत्री हैं, ये भी आप जान लीजिए, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया, बिहार का पांचवा स्थान है। ठीक है, पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो बिहार का यहाँ पे पांचवा स्थान हो जाता है। चलिए प्रश्न 50 पे चलते हैं। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? क्या बात कर रहा है? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार की बात करें, जिसको MRTP कहते हैं, ये किस वर्ष जो है यहाँ पे प्रभावी हुआ, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो इसमें आपको वर्ष सिर्फ याद कर लेना है, 1968 है कि 70 है कि 74 है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1970। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे संसद में कब पारित हुआ? तो भैया यहाँ तो लागू तो हो गया 1970 में, लेकिन संसद में पारित 1 साल पहले कोई भी चीज़ होती है ज़्यादा तक। ठीक है, तो 1969 में जो है यहाँ पे ये संसद में पारित हुई थी, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। और फिर जो है लागू कब हुआ? 1970 में लागू हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट की बात कर ले तो 18 दिसंबर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ये याद करे रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हो सकता है सवाल थोड़ा बदल के भी आ जाए। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? देखिए RG भंडाकर थे, या फिर MG रानाडे थे, या फिर पंडिता रामाबाई थी। 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक MG रानाडे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। अब देखिए स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले मुस्लिम का प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम, जिसका नाम रिकॉर्ड कहने का मतलब जो रिकॉर्ड में है उसका यहाँ पे नाम बताना। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली, शौकत अली या अशफाक उल्लाह खां, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए कब हुई थी, ये भी एक कंडीशन आपको बता देते हैं, ऐसा भी सवाल यहाँ पे हो सकता है। तो काकोरी की अगर हम बात करें, काकोरी डकैती आपने सुना होगा, तो काकोरी डकैती कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ठीक है, 1925 में हुई थी, और इसी कांड में जो है अशफाक उल्लाह खां ने जो है यहाँ पे फांसी मिली थी इनको, ये चीज़ आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंडीशन काकोरी डकैती ही थी, ये चीज़ उससे रिलेटेड है, ये चीज़ समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? अब काकोरी षड्यंत्र से कौन कौन जुड़ा है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। कौन नहीं जुड़ा है? देखिए जैसे जो जुड़ा था उसको हम अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। फिर अशफाक उल्लाह खां थे। ठीक है, दूसरे यहाँ पे और रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहाड़ी थे, यहाँ पे कई लोग थे। ठीक है, तो ऐसे केस में देखा जाए तो जहाँ तक यहाँ पे ऑप्शन भगत सिंह आ रहा है, भगत सिंह जो है काकोरी डकैती में नहीं थे एक तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन था ये चीज़ मैंने बताया, बिस्मिल्लाह थे, रोशन शेख थे, और आपके अशफाक उल्लाह खां थे जिनको फांसी मिल गई थी, पहले मुस्लिम जो रिकॉर्डेड मुस्लिम है, ये चीज़ मैंने आपको बताया, राजेंद्र लाहाड़ी थे। तो ये 3-4 लोग थे, ये चीज़ आपको नाम जो है याद कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 54 पे चलते हैं। वह प्राप्त कौन सा था, वह प्रांत कौन सा था जहाँ 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? 1937 के आम चुनाव के पश्चात वो प्रांत कौन सा, ये बताना भैया। जैसे कि उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, या इसमें से है कि नहीं है, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो प्रांत था जहाँ पे सरकार नहीं बनाई थी, यहाँ पे कई प्रांत थे, जैसे कि अगर हम बता दें आपको, जैसे कि मद्रास था, और मध्य प्रदेश थे, और उड़ीसा था, बिहार था, मतलब कई थे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से 1 से अधिक आ रहा है ना, ये यहाँ पे स्थान हो जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन थे ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। चलिए प्रश्न नंबर 55 पर चलते हैं। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? अब देखिए आज़ाद हिंद फौज जो मुकदमा हुआ था 1946 में हुआ था, जिसकी पैरवी जो लाल किले में हुई थी उसमें नहीं की थी, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। और ऑप्शन आपके सामने भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए यहाँ पे आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पैरवी नहीं की थी, भूला भाई देसाई ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56 आता है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर
भाषण दिया था वे कौन थे, उनका आपको बताना है नाम। ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे है, महात्मा गांधी थे या महामना मालवीय थे या स्वामी श्रद्धानंद थे। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात करें उस पर मंच पे जो है इन्होंने भाषण दिया था। 57 की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। जो ब्रिटिश की वस्तुएं हैं उसको बहिष्कार करने के लिए सुझाव सबसे पहले किसने दिया था कि भैया इसको इस्तेमाल मत करिए? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? किसने दिया था ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिए तो हैं लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है, जिसको कहते हैं कृष्ण कुमार मित्र ने यहाँ पे ये चीज़ जो है सुझाव दिया था कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उसको जो है यहाँ पे बहिष्कार किया जाए। ये नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण कुमार मित्र ने। नंबर 58 आपके सामने है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। ठीक है, तो अलीपुर बम कांड की अगर हम बात करें तो अरविंद बचाव का घोष किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने बीसी पाल है, मोतीलाल नेहरू है और CR दास हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा CR दास। CR दास ने जो है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे काफ़ी उम्दा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन फंस सकते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का ही पेपर है तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। दूसरा, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2% है। ठीक है, ये भी यहाँ पे सही हो जाता है। और फिर बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, इस वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन के देखिए ऐसे प्रश्न जो आए ना, जैसे कि क्या प्रश्न था कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं स्टेट के लिए वो सही हो जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लगा सकते हो। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतिहास से ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनना है। मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो शॉर्ट वीडियोज़ भी आप लोग देखा करिए। ठीक है, की पॉइंट्स में कराता हूँ, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड्स की वीडियोस होती हैं, सारी डिटेल में आपको दे देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, मैंने देखा कि जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अभी तक करवाए हैं ज़्यादातर इतिहास से ही सवाल बन रहे हैं, तो आपको इतिहास पे फोकस जरूर करना चाहिए। देखिए इसके ऑप्शंस की अगर बात कर लेता हूँ कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, सबसे पहले डेट एक चीज़ मान लीजिए ना, डेट 1920 की डेट की बात हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद। ठीक है, तो 1920 में स्वामी विद्यानंद दरभंगा राज के दमन के खिलाफ किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन 1920, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 61 पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के तौर पे वापस कर दिया था, तो वह क्या था? हिंद केसरी था, या कैसर ए हिंद कह सकते हैं, या राय बहादुर कह सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कैसर ए हिंद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 था, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। ठीक है, 62 यहाँ पे है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। अब देखिए संविधान में 73वां संशोधन क्या करता है? पहली बार पंचायती राज का या पंचायतों पर प्रशासकीय बात करें नियंत्रण हटाने का, या पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विद्वान सभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 62 आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर हम बात करें संविधान 73 संशोधन की बात करें तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते प्रश्न नंबर 63, निम्न में से सही सुमेल करना है। जैसे कि उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य चंपारण अगर बात करें तो कहाँ? पूर्वी चंपारण में है, क्या ये सही है? पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या गया में है, क्या ये सही है? कैमूर अभ्यारण्य क्या ये रोहतास में है, रोहतास में है, क्या ये सही है? तो ऑप्शंस आपको लगाने। ठीक है, देखिए उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य की बात करें तो ये पश्चिम चंपारण में, ना कि पूर्वी चंपारण में। ठीक है, तो पहला तो हो गया भैया गलत है यहाँ पे। ठीक है, फिर आती है पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य की बात करें तो ये गया में ना होकर नालंदा है, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार में। ठीक है, तो ये भी भैया हो गया गलत यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको समझते चलिएगा, उदयपुर का जो मैंने बताया ये पश्चिमी में है और ये जो वन्य प्राणी है ये आपका नालंदा में है, ऐसा सब सवाल आ सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सही।
ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? डेट आपको बतानी है, ठीक है। डेट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकरण किया गया था भारतीय संविधान को संविधान सभा से, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। संविधान किसने लिखा था? BR अम्बेडकर ने लिखा था, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 65 प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? कटक में, जमशेदपुर में या नागपुर में? कहाँ पे स्थित है भाई साहब? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? नागपुर में यहाँ पे स्थित है भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र के नाम से एक प्रश्न आता है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र के नाम से आते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा देहरादून में, ठीक है। एक चीज़ ये भी आपको याद कर लेना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। अब मौलिक कर्तव्य भैया किस संशोधन में निर्धारित किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैंने ये जो क्वेश्चन है काफ़ी यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेट 2 था, सेट 3 दोनों में पूछा गया। क्या पूछा गया मैं बताता हूँ। देखिए एक 42वां संविधान संशोधन दिख रहा है, इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक संशोधन और आता है 44वां संशोधन, इसमें एक मौलिक कर्तव्य जो यहाँ पे जोड़े गए थे 42वां में ना, उसमें हटाया गया था। क्या हटाया गया था? मूल संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक कर्तव्य से हटा दिया गया था, ठीक है। तो 42 में 10 जोड़े गए, 44 में हटाया गया कौन सा भैया? संपत्ति का अधिकार। 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत के प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूं, चावल या मक्का? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, चावल भैया प्रमुख खाद्यान्न है। 68 की अगर हम बात करते हैं, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है कि मध्य प्रदेश है? अब जो बिहार की परीक्षा है तो लोग सोचेंगे बिहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए अदर स्टेट्स वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट का भी यहाँ पे सवाल बना। ऑल इंडिया जी के बनता भाई साहब, है ना। चलिए 67 में चलते हैं, और यहाँ पे आई होप 69, हाँ 69 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है उनका बताइए। अब देखिए पूरे देश का, ठीक है, आधे से अधिक चावल 4 राज्यों से प्राप्त हो जाता है। अब 4 राज्यों को जोड़ के यहाँ पे बताना भाई साहब सबसे ज़्यादा चावल की उत्पत्ति होती कहाँ है, ठीक है। देखिए अगर चावल की बात करें पूरे विश्व में अगर बात किया जाए, तो चावल भैया, चावल का उत्पादक भारत देश दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और स्टेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्टेट आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। चावल की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 70 प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, ठीक है। अब मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके सामने अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे मालवा पठार है, या आंध्र तटीय क्षेत्र है, या चंबल घाटी है। तो यहाँ पे आपकी चंबल घाटी जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मृदा अपरदन मीन्स मिट्टी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं 71। रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, ठीक है। उसकी, ठीक है, अब उसकी देखिए उसकी माता घर की प्रधान है, ऐसे परिवार को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दक्षिण भारत में रहती है रेणुका, यहाँ पे फिर उसकी माता घर की प्रधान है, तो ऐसे में मतलब हेड है एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसे घर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है पितृ प्रधान या मातृ प्रधान या संयुक्त परिवार क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर हेड है भाई साहब, तो मातृ प्रधान, क्योंकि उसकी माता की घर में चल रही है, तो मातृ प्रधान यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। और ये दक्षिण भारत में ये चाल चलन है, इसलिए दक्षिण भारत का यहाँ पे नाम लिया गया है। 72वें प्रश्न की बात करते हैं। एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ पौधे डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, तब उसमें है क्या चीज़ है भाई साहब? प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसका रंग जो है बैंगनी हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 कहने का मतलब वसा। वसा मतलब समझते हैं आप? फैट है, ठीक है। क्या है? फैट है, इसीलिए उसमें कॉपर सल्फेट डालने से उसका रंग जो है बैंगनी हो जाता है। प्रश्न नंबर 73 पे चलते हैं। विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है? अब विटामिन डी, रिकेट्स होते हैं, हड्डियों की बीमारियां होती है अगर विटामिन डी की कमी होती है। अब पाने के लिए भैया किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमने बचपन से पढ़ रखा भैया प्रकाश की रोशनी। तो इस ऑप्शन से हमें तुरंत मिल गया कि भैया सूर्य का प्रकाश तो ये है, दूध है, मछली का तेल है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें आपको हम, विटामिन डी
है ना, विटामिन डी की अगर बात चल रही है यहाँ पे, तो सूर्य का स्रोत जो है काफ़ी अच्छा, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, ठीक है। एक ऑप्शन अगर आपने पकड़ लिया ना तो बाकी के जो है पकड़ने में आसान हो जाते हैं। प्रश्न 74 पे चलते हैं। बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में भी उगती हैं, उसको कहते हैं, जो बरगद की वृक्ष की जड़ें हैं वो जमीन के अलावा हवा में भी उगती हैं, उसको कहते क्या हैं भैया? तो ये चीज़ तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ यार कि हवा में उगती हैं। तो चलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं उसको कहते क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्राथमिक जड़ें या स्वांगी कारण जड़ें या फिर अवस्तंभ जड़ें कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका अवस्तंभ जड़ें, मतलब किसमें कोई सपोर्ट नहीं लगता है, कोई स्तंभ कहने का मतलब जो जड़ें हैं उसका कोई सपोर्ट नहीं लगता है, तो अवस्तंभ उसको कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 75 की, कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? जो कली निकलती है फूलों में, तो उसमें जो पौधे का कौन सा भाग होता है भैया कि जो उसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति में बाह्य दल है या तना है या कांटे हैं, तो ठीक है। तो देखिए फूल का जो रक्षा है एक तरीके से कहा जाए तो उसका भैया जो करते हैं ऑप्शन आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है ना बाह्य दल, बाह्य दल इसको जो है ये कहलाता है एक्चुअल में, जो इसकी रक्षा करते हैं ना उसको बाह्य दल कहते हैं। क्षेत्र में चलते हैं, वे जीव जो पौधे से उत्पन्न हुए पदार्थों तथा जानवर के मांस को भी खाते हैं। वे जीव जो पौधे से उत्पन्न हुए पदार्थों को भी खाते हैं और जानवरों के मांस को भी खाते हैं, ऐसों को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं शाकाहारी मांसाहारी जो दोनों होते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी, ठीक है। चलिए कॉमन सा प्रश्न था, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? अब देखिए टमाटर भैया पौधे का कौन सा भाग है। एक चीज़ अगर आप वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं। और एक चीज़ मैथ्स की क्लासेस चलाऊं कि ना चलाऊं ये आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि यार आज 8 तारीख यहाँ पे आई होप हो गई है, तो तैयारी जो है कम समय बचे हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए मैथ्स की क्लासेस लूँ कि ना लूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 में टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? जड़ है, पत्ता है या फल है, ठीक है। देखिए जड़ भाई साहब जमीन के नीचे होती हैं, ठीक है। तो टमाटर भैया ऊपर होता है, तो ये एक तरीके से फल कह सकते हैं, पौधे का फल ही निकलता है ना। हर जगह जैसे सेब है, संतरा है, कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ होती है, भैया यहाँ पे खाने वाली चीज़ क्या है? टमाटर है, जो कि फल है एक तरीके से, ठीक है। 78 की बात करें, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? देखिए परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, परियोजनाएं की जो क्वेश्चन है ना ये आ रहे हैं, ये मतलब जितने भी टेस्ट कराए ना परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहास और परियोजनाएं ज़्यादातर आ रही हैं। तो देखिए इतिहास में जो आपके आंदोलन वाले प्रश्न ज़्यादा थे, गांधी जी के समय वाले, वो ज़्यादातर आ रहे हैं, और परियोजनाओं वाले प्रश्न आ रहे हैं, चूँकि शॉर्ट वीडियो में मैंने उसको बताया है कई सारी परियोजनाएं, तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ये परियोजना अगर हम बात कर लें ना, जो राजमार्ग विकास परियोजना अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 महानगरों से जो है यहाँ पे तहत गुजरती है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली आता है और मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ठीक है। ये चीज़ बात करिएगा, ये जोड़ती है, जो राजमार्ग है ना ये जोड़ती है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया? दिल्ली बताया, ठीक है, दिल्ली बताया। दूसरा क्या बताया? मुंबई बताया, मुंबई बता दिया मैंने। तीसरा क्या था? चेन्नई था। चेन्नई के बाद क्या बताया मैंने? कोलकाता बताया। ये 4 राज्यों को जोड़ती हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कौन भैया? राजमार्ग, ठीक है। चलिए 79 चलते हैं। यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया है, यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? इसमें एक जगह एज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको लेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा, द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया है, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होगा कि भार में परिवर्तन होगा, ठीक है, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अज्यूमिंग क्वेश्चन था, ये आपके दिमाग के ऊपर छोड़ रहा है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। अगर आपको सौर मंडल की थोड़ी सी भी अगर समझ है तो ये सवाल आप तुरंत आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 80 में चलते हैं। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, वो क्या है? न्यूक्लियर ईंधन नाम बताना है, कौन सा है? हीलियम है, हाइड्रोजन है या यूरेनियम है? क्या है भैया? यहाँ पे हाइड्रोजन होता है सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सौर मंडल से भी प्रश्न बनना है, ये चीज़ भी। अभी ग्रह वाला क्वेश्चन कल ही आया था, ठीक है। तो मैंने सातों ग्रह कैसे याद करें ये मैंने टेस्ट 2 में बताया था, तो आप लोग जो है टेस्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। देखिए एक भी टेस्ट मत छोड़ो यार, स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, 1.5 कर लो, जो है मैक्सिमम 1.5 कर लो, 2 कर लोगे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो 1.5 पे करके पूरी वीडियो देखो ज़रूर, ठीक है। चलिए 81 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 111, जिसको कि आर्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 111 के तहत जो है अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल वाले भी सवाल यार बन रहे हैं, काफ़ी बन रहे हैं यहाँ पे। चलिए 82 प्रश्न पे चलते हैं कि अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ मीन्स की ट्रेंचेंज की अगर हम बात करें जिसमें पाई जाती है वो कहाँ है?
महासागर द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती है? हिंद में, प्रशांत में या आर्कटिक महासागर में कहाँ पाई जाती है? इसको ट्रेंचेस कहा जाता है एक तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है। तो भैया कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में। काफ़ी गहरी अगर बात आए तो प्रशांत महासागर में ट्रेंचेस पाई जाती हैं। सिर्फ एक शब्द आप याद कर लीजिए, प्रशांत में। 83 क्वेश्चन है। विश्व में सबसे गहरी झील है कौन सी? पुष्कर है, लेक है, बैकाल है। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील सबसे गहरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 पे चलते हैं और यहाँ पे क्या कहता है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा पूछा जा रहा है। अब देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। अब देखिए, अगर लोक लेखा समिति की बात हो रही भाई साहब, तो कहीं ना कहीं सदन लोकसभा में ही होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। इतना समय नहीं है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास। चलिए प्रश्न 85 पे चलते हैं। तो इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ठीक है। चलिए 85वां को आपके सामने ऑप्शन सामने दिए हुए हैं कि भैया राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन में कौन नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ये चीज आपको ध्यान में करना है। राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह थे। प्रश्न नंबर 86 आपके सामने है कि संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है या महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है या संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान में दिया गया आमुख की अगर यहाँ पे बात की जाए, थोड़ी सी आपको अदर जानकारी में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको कि आमुख कोई प्रस्तावना कहते हैं, एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है पंडित नेहरू द्वारा निर्मित की गई और इसको पेश किया गया संविधान में। किसके द्वारा? जो प्रस्तावना है पंडित नेहरू द्वारा इसको निर्मित और पेश किया गया, ठीक है। अब देखिए, इसे 42वें संशोधन के तहत किया गया 1976 में। कुछ चीजें याद करते चलिएगा यहाँ पे। नेहरू के द्वारा 42वें संशोधन में 1976 में इसको किया गया। किसको? प्रस्तावना को। इसमें क्या चीजें थी? सबसे पहले समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द इसमें सम्मिलित किए गए थे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ठीक है। ये चीज जोड़ा गया था, ये चीज आपको ध्यान में रखना। 1976 में 42वें संविधान संशोधन पंडित नेहरू द्वारा ये चीज किया गया था। मीन्स आमुख को क्या कहते हैं भैया? प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 87 पे चलते हैं कि 87वां यहाँ पे क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो भैया, नागरिकता क्या संविधान का भाग 3 में है? मौलिक अधिकार क्या संविधान भाग 4 में है? या राज्य संविधान भाग 6 में है? ये चीज आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। अब देखिए, नागरिकता की बात कर ले तो संविधान भाग 2 में है, ना कि 3 में है। यहाँ पे पूछा गया एक्चुअल में, ये चीज पहले हम देख लेते हैं। सही सुमेलित पूछ रहा है, ठीक है। तो नागरिकता भाग 2 में है, भाग 3 में ना होकर भाग 2 में है, तो पहला हो गया भैया गलत, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान का भाग 3 में है, ये भैया 4 में लगा रखे हैं, तो ये भी हो गया गलत, ठीक। मौलिक अधिकार 3 में है, नागरिकता 2 में है। बात करें राज्य की, राज्य का एकदम बिल्कुल करेक्ट है, संविधान का भाग 6 में है, ठीक है। याद रखिएगा जरूर इस चीज को। 88 की बात करते हैं तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किस सूची में? देखिए, 5वीं अनुसूची में है क्या, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है क्या, या उद्देशिका में है? कहाँ पे है, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। जहां भी कल्याणकारी राज्य की बात आए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल अधिकार जोड़े गए थे और 44वें में एक निकाला गया था, संपत्ति का अधिकार है। तो इसका संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो भैया सर्वोच्च न्यायालय इसका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 90 की। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद जो कि दिए हुए हैं 169, 200 या 201 में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 200 में ऐसा है, ठीक है। चलिए 91 में चलते हैं। भारत के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। चलिए बताइए, अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला प्रदेश है
इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये चीज़ बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान है, महाराष्ट्र है कि उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में यहाँ पे बात की जा रही है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का नाम आता है, जनसंख्या का नाम आता है, बिहार का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है टॉप में हो जाएगा। और जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनगणना 2001 के अनुसार ये चीज़, ये जो प्रश्न बना ना, ये 2001 की जनगणना के बेसिस पे बना है, ठीक है, 2001 की जनगणना के, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जब भी सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या की बात है, जनगणना 2001 की बात यहाँ पे आ जाएगी। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार आता है और आंध्र प्रदेश 4। सवाल है भैया, बिहार की परीक्षा है, बिहार का नाम हो सकता है, मान लीजिए बिहार का स्थान पूछ ले तो बिहार तीसरे नंबर पे था, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे था, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे था और यहाँ पे आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे था। आई होप आप समझ के होंगे। चलिए 92 पे चलते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है, मुख्यतः तृतीय क्षेत्र का या द्वितीय क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में ना जाते हुए आपको सिंपल सा बता देता हूँ भैया, भारत में जो छिपी बेरोजगारी है उसका मुख्य लक्षण प्राथमिकी क्षेत्र में ये का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका कारण है। चलिए तो 93 पे चलते हैं और 93 प्रश्न क्या कहता है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि 93 में है, निम्नलिखित युग्मों उसमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ये मैचिंग वाले सवाल ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जो कि जैसे कि एपीकल्चर की बात करें इसमें क्या होता है, सेरिकल्चर बात करें इसमें क्या होता है, पिसीकल्चर बात करें इसमें क्या होता है, जैसे कि शहद की मक्खी निकलना, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म में जो सिल्क बनता है कीड़े से उसको क्या कहते हैं, या लाख का कीड़ा की बात करें तो इसके जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए एपीकल्चर की जहाँ तक बात की जाए तो मधुमक्खी का पालन करना होता है। सेरिकल्चर की जहाँ तक यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सिल्क वर्म की बात नजर आती है, जो सिल्क बनाता है, जो मतलब कीड़े मकोड़ों को उबाल के गर्म करके बनाते हैं ना, उसको यहाँ पे सेरिकल्चर कहा जाता है। लेकिन तीसरा बात करें पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में लाख का कीड़ा की बात नहीं होती, मत्स्य पालन की बात होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में मत्स्य पालन तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है कौन सा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सबसे प्राचीन बात कर लिया, सबसे पहले शुरुआती बात कर रहा है, जूट या सूती वस्त्र या चाय, कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी के टाइम में सूती वस्त्र का निर्माण हुआ गया था, ठीक है। तो उद्योग की बात किया जाए, प्राचीन उद्योग भारत में सूती वस्त्र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 में चलते हैं और 95 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप से संचित होता है, किस रूप से होता है? विटामिन, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो जहाँ की बात करें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो क्लोरोफिल का नाम जरूर आता है, ये पत्तियों के ऊपर हरे कलर में पाया जाता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 96 की, पुष्प के खिलने का सही क्रम है क्या चीज़? अब देखिए पुष्प जो खिलता है, जो फूल खिलता है, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है अगर कहा जाए, बेस क्या है उसका, ठीक है। एक प्रोसेस बताइए, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। ऑप्शन है जैसे कली पुष्प, पुष्प फल, या कली पुष्प अध खिला पुष्प या फल, या पुष्प कली अध खिला पुष्प या फल। इसमें से प्रोसेस में कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे होती है कली, क्या बनती है भैया? कली बनती है। बीज की बात हटा दीजिए, बीज तो लगता ही हर जगह, कली बनती है, फिर अध खिला पुष्प बनता है, फिर पुष्प बनता है और उसके बाद लास्ट में फल बनता है, जिसको तोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए फूल को इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, लेकिन हम लोग जेन्युइन से नहीं करते हैं, सिर्फ उसका देखने में या कहीं पूजा पाठ में करते हैं। एक्चुअल में इसके भी इस्तेमाल होते हैं, इससे कई चीज़ें बनाई जाती है, परफ्यूम वगैरह और भी दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। 97 की अगर हम बात करें, रक्त के जमने से इस विटामिन का योगदान होता है। देखिए खून का धक्का लगना, ये भैया हमेशा से समझ लीजिए, कहीं भी अगर खून की ब्लड क्लॉटिंग की बात, अगर इंग्लिश में शब्द आएगा ब्लड क्लॉटिंग, खून का धक्का हिंदी में रक्त का जमना भी आ जाएगा। ऐसे में विटामिन K12 एक्चुअल में होता है, जो विटामिन होता है ना K12 होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन K में ना कई होते हैं, K1 2 6 5 7 8, मतलब 10 से 12 होते हैं। तो ऐसे केस में विटामिन K12 होता है, लेकिन एक्चुअल में विटामिन K में आता है ना, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो विटामिन K में जमने की बात हमेशा आएगी, कहीं भी आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही अगर खून के जमने की बात है, विटामिन K सही हो जाएगा। 98 की बात करते हैं, जैम, जली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें क्या चीज़ डाला जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं और ऑप्शंस हैं आपके आयोडीन या कॉपर सल्फेट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो संरक्षित करने के लिए ना जो जैम, जली, जूस वगैरह है, उसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 में चलते हैं। किसना एक किसान है, किसना भैया एक नाम है, ठीक है। किसका? किसान का नाम है, वो किसान है, इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम में इसकी मेहनत करनी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए भैया ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं जैसे कि दूध, पनीर, दाल, मछली, चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ और साथ ही साथ हरी पत्तेदार यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चावल, आलू,
चीनी, घी, गेहूँ, ये भैया काफ़ी पौष्टिक होती हैं और इसमें काफ़ी ताकत मिलती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आलू और घी यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए और गेहूँ, 3 चीज़ मुख्य रूप से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 100 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न 100 में क्या होता है, चलिए प्रश्न नंबर 100 में श्री कृष्ण कांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं। वे दफ्तर तथा घर दोनों ही में अपने कमरे में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं है। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका है। ठीक है, हमेशा काम करते हैं भैया, व्यायाम नहीं करते हैं, नहीं टहलते हैं, मतलब पड़े रहते एक तरीके से कहा जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मलेरिया, पीलिया या मधुमेह। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें, चीनियों की बीमारी या डायबिटीज़ से ये रोग होता है जिसको मधुमेह कहा जाता है, जिसमें ये कारण होते हैं जो कि यहाँ पे इनके साथ हुआ है। इनका नाम क्या था भाई साहब, नाम था श्री कृष्ण कांत शर्मा। ठीक है, मधुमेह की बीमारी है इनको। ठीक है, 101 पे चलते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन है वोल्टेज, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो भैया वाट पे आधारित होता है। ठीक है, वाट पे होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 102 पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। राष्ट्रीय आय का अनुमान भैया कौन लगाती है भारत की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं बता दें कि इसका गठन कब हुआ था, ये भी भैया सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें इसका गठन जो हुआ था 1951 में। 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का यहाँ पे जो है गठन हुआ था एक तरीके से कहा जाए, और भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। 103 प्रश्न पे चलते हैं। 103 कहता है कि गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्यों भरी जाती है, रीज़न बताइए। रीज़न है या कुछ अलग है, इसका घनत्व कम है या अधिक स्पीडी है। सही बात है, इसमें स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए हवा जो है हवा भरी जाती है टायरों में। ठीक है, चलिए 104। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में कितना होगा भाई साहब। काफ़ी अच्छा सवाल है। अंतरिक्ष में देखा जाए तो भार है ही नहीं, क्योंकि जब ग्रेविटी नहीं है तो कोई भार कैसे होगा, ग्रेविटी खींचेगी ही नहीं, तो 100 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है ना, तो वो खींचेगा ही नहीं। जहाँ पे आप स्थिर कर देंगे, हवा में छोड़ देंगे, हवा में से रुका रहेगा, तो 100 किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 105 पे चलते हैं। 105 कहता है यहाँ पे कि ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, तो कौन कौन से प्रकार से चलती है ये चीज़ आपको बताना है। देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह, अपरिगामी तरंगों की तरह, है ना। तो ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, तो यहाँ पे तरंग बताना है। तो अनुदैर्घ्य तरंग, एक चीज़ याद कर लिए, ज़्यादा लिपापोती नहीं करूँगा, सिर्फ इतना याद कर लिए, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह ध्वनि चलती है। ठीक है, अगर वीडियो सही में पसंद आ रही ना तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना वीडियो को। 106 सूची को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य भैया किससे मिलाना है, यूनिट एक तरीके से कहा जाए ना, यूनिट लिखी है यहाँ पे, है ना, हर्ट्ज, जूल, डेसिबल यूनिट है ना, इसकी यूनिट। जैसे तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होती है तरंग दैर्घ्य की। ऊर्जा की बात करें सभी जानते हैं, ऊर्जा का यहाँ पे हर्ट्ज नहीं जूल हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की बात करें भाई साहब तो कहीं ना कहीं ये जो है डेसिबल में मापा जाता है, और आवृत्ति की बात करें हर्ट्ज में माना जाता है। मतलब मिलान वाले में क्या है ना, चारों पढ़िए, एक ऑप्शन अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया ना उसको लगा दीजिए। जैसे ऊर्जा की बात करें, बचपन से पढ़ते हैं ना, ऊर्जा का जूल होता है। ऊर्जा का जूल जैसे मिला बी का 3, तुरंत नीचे आएंगे, कहेंगे तुरंत नीचे आएंगे। देखिए बी का 3 कहाँ पे है, तीसरे पे है, तो तीसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है। जो हवा इन्वायरमेंट जो हम लेते हैं, जिससे हम जीवित हैं, उसमें भैया गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। अब एक सवाल और बनता है भैया, नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत उपस्थित है हवा में, कितने परसेंट मिक्स है, या इसके अलावा कौन कौन सी हवा है। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन कितना 78%। दूसरी हवा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 20%, कितना 20%। फिर CO2 ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट, 0 पॉइंट समथिंग में 5 हो जाता है। ठीक है, एयरगन भी प्रेजेंट होती है, एयरगन याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भैया, कौन कौन सी चीज़ें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भैया, हवा में क्या क्या मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5%, एयरगन भी 0 में समथिंग में 0.9 या 10 के आसपास है। ठीक है, 107 का यहाँ पे नाइट्रोजन आई होप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 78% है, सबसे ज़्यादा मात्रा पूछा गया है। 108 माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट, फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है माचिस बनाने के लिए। 109 निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है।
एक अणु परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है एंड ड्यूट्रॉन है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अणु परमाणु कण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि ड्यूट्रॉन नहीं है। अगर मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए ड्यूट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों है। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं भैया अणु परमाणु का कण कौन सा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 110, प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। चलिए फिर से मिलान वाला प्रश्न आ गया। ये सवाल यार बहुत आता मिलान वाला है ना। चलिए 110 की बात कर रहे थे हम लोग, 114 पे थे, 114 पे थे, 115 क्वेश्चन कट गया है। आई होप यहाँ पे शायद क्वेश्चन कट गया, नहीं है क्वेश्चन है। चलिए स्टेथोस्कोप की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता मापता क्या, देखिए एक क्वेश्चन क्लिक कर गया। स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, रक्तचाप मापने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना, इसी के लिए तो किया जाता है। तो यहाँ पे सॉरी रक्तचाप के लिए नहीं, रक्तचाप के लिए नहीं, ध्वनि के लिए किया जाता है, हृदय की ध्वनि, ठीक है, हार्ट बीट सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। ठीक है, फिर बात आती है स्फीनोमेट्रोमीटर। स्फीनोमेट्रोमीटर की बात करें तो ये भैया रक्तचाप के लिए होता है। और फिर कैरेटोमीटर की बात करें, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, कैरेट मापते हैं ना, इतना कैरेट शुद्धता, तो कैरेटोमीटर भी सोने की शुद्धता से हो गया। लैक्सोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। 115 क्या कहता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार आपने कई बार सुना होगा, तो रडार का प्रयोग भैया कहाँ किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने कि प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या फिर ध्वनि तरंगों को परावर्तित के लिए वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसके लिए होता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। जो समुद्र में जहाज चलती है ना, उसमें रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 116 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से क्या चीज़ संबंधित है, उच्च, राज्य या राष्ट्रीय आपातकालीन या उच्च न्यायालय, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बात करें 352, हमेशा याद रखिएगा ये भैया आपातकाल में इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन से संबंधित है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं 117 की। विश्व के 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा, ठीक है, चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है। तो यह कहाँ स्थित है, चिचेन इट्जा भैया 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल इंडिया में है जो कि एक है ना, तो चिचेन इट्जा की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए मैक्सिको में है या पेरू में है या जॉर्डन है। ठीक है, तो भैया अगर हम चिचेन इट्जा की बात करें तो 117 में आपका मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिको होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, कुछ और भी जो अजूबे हैं वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि देखिए लिखने का तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ताजमहल मैंने आपको बताया इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ एक रोमन कोलोसियम है, रोमन कोलोसियम आपका रोम में है। ठीक है, चीन की दीवार चाइना में है। ठीक है, एक मच्चू पिच्चू है शायद पेरू में है। ठीक है, एक पेट्रा है शायद जो कि जॉर्डन में है, और क्राइस्ट द रेडीमर जो कि ब्राज़ील में है। तो 7 अजूबे हैं, इसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वेट करिएगा। अगर नए हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जब डालूंगा मिल जाएगा। 118 निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है। चलिए 118 बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है। ऑप्शंस आपके सामने, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था कि कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का कारण पूछा है। 182 में ऐसा क्या चीज़ है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। सही बात है, जो यहाँ पे विधान परिषद का सभापति और उपसभापति है, ये अनुच्छेद 182 का घटक है, अनुच्छेद 182 से सम्मिलित है, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, 119 की बात करें कि सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ के बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। सांची के स्तूप की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शंस है रिक्त आसन या चक्र या बोधि वृक्ष, तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, यही चिन्ह है सांची के स्तूप में। फिर 120 मीन्स की लास्ट प्रश्न है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे कहा जाता है, डैश कर दिया इन्होंने, उस समिति को कहते क्या है, या करवे समिति या नेहरू समिति, क्या कहते हैं। और फिर यहाँ पे बात आती है कि इनने ग्रामीण को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। ठीक है, कब भैया 1955 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम और लघु उद्योग समिति, यहाँ पे करवे समिति कहा जाता है। किसको भैया, करवे समिति कहा जाता है। देखिए 120 प्रश्न मैंने यहाँ पे
आपको करवाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक चीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग मैथ्स की क्लास चाहते हो, मैथ्स की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाए, क्योंकि मैथ्स भी 40 क्वेश्चंस आपके मैथ के आएंगे, ठीक है। तो 120 प्रश्न में से 40 मैथ्स के आएंगे, जो कि आपको तैयार करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखो भैया, जो लैंग्वेज है ना, वहाँ पे 30% लाना ज़रूरी है, लेकिन जो आपका पेपर 2 है 1 से 5 की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो 101 से 5 में अगर अच्छे नंबर लाओगे तभी भैया आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे, तभी पास कर पाओगे, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें कोई भी वैरायटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए। रोज़ मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, 2-2 टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि आपके सामने 15 दिन आई होप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं, और शॉर्ट के माध्यम से भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ। अगर मैथ के लिए आप लोग हाँ बोल दोगे ना, तो कमेंट करिएगा, तो मैं मैथ्स की वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो शाम के समय मैथ्स कर लेता हूँ और दोपहर के समय में यहाँ पे जो है आपके एक प्रैक्टिस सेट जो है सामान्य अध्ययन का कर लेता हूँ, जो कि 80 प्रश्न होते हैं, और मैथ का जो है 40 प्रश्न कर लूँगा, ठीक है। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर